नमस्कार मित्रों, प्रयागराज एकेडमी के YouTube चैनल पर आप लोगों का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है, वंदन है। कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूं आप लोग मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई में व्यस्त होंगे। मित्रों, कल का वीडियो आपको कैसे लगा प्लीज़ आप लोग कमेंट करके अवश्य बताएं और जितना अधिक से अधिक हो सके उसे सब्सक्राइब करवाइए, लाइक करें और शेयर करना बिल्कुल न भूलें, जिससे हमारी टीम को एक का मनोबल भी बढ़े और हम लोग आपके पास अच्छे से अच्छा मैटर प्रोवाइड करा सकें, जिससे आने वाले परीक्षाओं में आपकी सफलता सुनिश्चित हो सके। कल की क्लास में हम लोगों ने हड़प्पा के बारे में पढ़ा था और हड़प्पा में मिले हुए साक्ष्यों के बारे में जाना था। उसी कड़ी में हम आपको आज ले चलते हैं मोहनजोदड़ो और देखते हैं कि मोहनजोदड़ो कैसे था, वहाँ की नगर नियोजन प्रणाली कैसी थी, वहाँ पर हम लोगों को क्या क्या मिला। आइए चलते हैं मोहनजोदड़ो की तरफ। तो देखते हैं मोहनजोदड़ो। तो सबसे पहले हम मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ जान लेते हैं कि इसका शाब्दिक अर्थ क्या है। तो मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ मोहन का अर्थ होता है आपका मृतकों का टीला, अर्थात मृतक। यहाँ जो का अर्थ हो जाएगा आपका का, और दड़ों का अर्थ होता है टीला, अर्थात मृतकों का टीला। इसको मिला दीजिए और इसका अर्थ बन जाएगा आपका मृतकों का टीला। अब हम लोग देखते हैं मोहनजोदड़ो कहाँ पर है, इसकी स्थिति के बारे में जानते हैं। तो आप लोग हेडिंग डाल लीजिए स्थिति डाल लीजिए हेडिंग। मोहनजोदड़ो पाकिस्तान के सिंध प्रांत के लरकाना जिले में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? पाकिस्तान के सिंध प्रांत लरकाना जिला में स्थित है। अब प्रश्न उठता है मोहनजोदड़ो किस नदी के तट पर स्थित है। तो इससे पहले के वीडियो में हमने आपको ट्रिक बताया था, लोभी मौसी का हरा कंघा रमा ले गई और रोस में बस से फेंक दिया। तो उसमें मौसी से मोह से क्या था? मोहनजोदड़ो, और सी से सिंधु, अर्थात मोहनजोदड़ो सिंधु नदी के तट पर स्थित है। तो फिर प्रश्न उठता है सिंधु नदी के किस तट पर स्थित है? तो सिंधु नदी के दाएं तट पर स्थित है। सिंधु नदी के दाएं तट पर स्थित है। अब आप लोगों से एक प्रश्न है, आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा कि हड़प्पा रावी नदी के किस तट पर स्थित है जो है। और फिर इसी कड़ी में आगे चलते हैं कि इसकी खोज किसने किया। इसकी खोज हेडिंग डाल लीजिए खोजकर्ता। और इसकी खोज 1922 में, सन 1922 में किसने किया? जब मृतकों का टीला जला होगा, जब मृतक कोई जलाया जाता है तो क्या बनता है? राख। तो राख से क्या हो जाएगा? राखलदास बनर्जी। अब यहीं पर हम आपको एक ट्रिक के माध्यम से ये दोनों चीज भी याद करा दे रहे हैं। देखिए, ला से क्या होता है आपका? ला से लरकाना, ला से हो गया आपका लरकाना, और सा से हो गया आपका सिंधु, और दा से हो गया दाएं। तो आपको अगर इनका नाम याद रहेगा तो आपको ये पता होगा कि लरकाना जिले के में था, और दा से क्या था? दाएं तट पर था, और सा से सिंधु नदी के तट पर था। अब आगे चलते हैं, इसके हम देखते हैं उत्खननकर्ता। हेडिंग डाल लीजिए आप लोग उत्खननकर्ता। सन 1922 में उत्खननकर्ता सन 1922 में सर्वप्रथम राखलदास बनर्जी तथा उनके सहयोगियों के द्वारा
तथा उनके सहयोगियों के द्वारा सर्वप्रथम उत्खनित किया गया। उसके बाद फिर उत्खनित कब किया गया? 1927 से 1931 तक। किसके द्वारा? J.H. मैके। 1927 से 1931 तक किसके द्वारा किया गया? J.H. मैके के द्वारा किया गया। तथा आगे इसी क्रम में उत्खनन रुका नहीं, उत्खनन चालू रहा और वर्ष 1963 में पेंसिल्वानिया विश्वविद्यालय के प्रोफेसर 1963 में पेंसिल्वानिया कहाँ पर है? अमेरिका में है कि पुराविद पेंसिल्वानिया के पुराविद J.M. डेल्स, पेंसिल्वानिया के पुराविद J.M. डेल्स ने इसका उत्खनन किया। J.M. डेल्स ने इसका उत्खनन किया। अब हम लोग इसकी विशेषताओं के बारे में जानते हैं कि मोहनजोदड़ो की विशेषताएं क्या क्या थी। यह नगर देखने में कैसे लगता था? यह नगर देखने में कैसे लगता था? तो यह नगर देखने में आध्यात्मिक नगर जैसा प्रतीत होता था और हड़प्पा सभ्यता का सबसे प्रसिद्ध पुरा स्थल था। यहाँ पर आगे लिखते हैं इसकी हम विशेषताएं, हेडिंग डाल लीजिए, विशेषताएं। देखने में यह नगर, लिखिए, देखने में यह नगर आध्यात्मिक नगर जैसा प्रतीत होता है। आध्यात्मिक नगर जैसा प्रतीत होता है। दूसरा पॉइंट आप लोग इसमें लिखिए, यह हड़प्पा सभ्यता का सबसे प्रसिद्ध पुरा स्थल है। यह हड़प्पा सभ्यता का सबसे प्रसिद्ध पुरा स्थल है। यह हड़प्पा सभ्यता का सबसे प्रसिद्ध पुरा स्थल है। और इसी कड़ी में हम तीसरी ओर चलते हैं, तीसरे बिंदु पे, और लिखते हैं कि यह नगर कच्ची ईंटों के चबूतरे पर बना हुआ था। यह नगर कहाँ कैसे बना हुआ था? कच्ची ईंटों के चबूतरे पर बना हुआ था। यह नगर कच्ची ईंटों के चबूतरे पर बना हुआ था। यह नगर कच्ची ईंटों के चबूतरे पर बना हुआ था। आइए अब इसके कुछ उपनाम भी हैं जो बहुत प्रचलित हैं, उसके बारे में हम लोग देखते हैं। तो हेडिंग डाल लीजिए उपनाम, हेडिंग डाल लीजिए उपनाम। हेडिंग डालिए उपनाम। सर्वप्रथम इसे क्या कहा जाता था? मुओं का भाटा अर्थात मृतकों का टीला। तो लिख लीजिए मुओं का भाटा, मुओं का भाटा अर्थात मृतकों का टीला कहा जाता था। दूसरा नंबर लिखिए, इसे स्तूपों का शहर कहा जाता था। इसे स्तूपों का शहर कहा जाता था। स्तूपों का शहर कहा जाता था। और नंबर 3 लिखिए, इसे रेगिस्तान का बगीचा,
इसे रेगिस्तान का बगीचा, रेगिस्तान का बगीचा या सिंध का बाग, या सिंध का बाग भी कहते थे। सिंध का बाग भी इसे कहते थे। अगले पॉइंट में स्टार बना के एक पॉइंट लिखिए। अब इसका इतना उपनाम हो गया और स्टार बना के एक पॉइंट लिखिए। मार्शल महोदय ने मोहनजोदड़ो की खुदाई करके ये पता लगाया कि ये शहर 7 बार उजड़ा और फिर बसा। ये शहर मार्शल महोदय ने, ये मार्शल कौन थे? सर जॉन मार्शल, जिसके नेतृत्व में दयाराम साहनी ने हड़प्पा की खुदाई की थी, टीम में वो भी थे, तो यही वही मार्शल हैं। तो मार्शल महोदय ने मोहनजोदड़ो की खुदाई करके मोहनजोदड़ो की खुदाई करके उसके 7 स्तरों के बारे में पता लगाया, उसके 7 स्तरों के बारे में पता लगाया और बताया कि यह वही शहर है, कि यह वही शहर है जो 7 बार उजड़ा और फिर 8वीं बार बसा। ये 7 बार उजड़ा, 7 बार उजड़ा और 8वीं बार बसा। ठीक है, 8वीं बार बसा। इसका बस उजड़ने का कारण बाढ़ बताया जाता है कि बाढ़ के कारण ये उजड़ता रहा। अब आइए हम लोग चलते हैं, यहाँ के अवशेष यहाँ पर मिले क्या हैं, इसके साक्ष्य के बारे में जानते हैं। तो सबसे प्रमुख इसका जो साक्ष्य है, सबसे पहले हम उसके बारे में चर्चा करते हैं। और जैसे कि आप लोगों को चित्र में दिखाई पड़ रहा होगा, ये क्या है? बृहत स्नानागार, बृहत स्नानागार है ये। क्या है ये? बृहत स्नानागार। मोहनजोदड़ो का ये बृहत स्नानागार है। देखिए आप यहाँ पर चित्र में ध्यान से देखिए, इसमें उत्तर की ओर एक दरवाजा है, पूर्व की ओर भी एक दरवाजा है और दक्षिण की तरफ 2 दरवाजे हैं। ये दरवाजे हैं और उत्तर और दक्षिण की ओर, उत्तर और दक्षिण की ओर ये जो बना है, ये क्या है? ये है सीढ़ी। उत्तर और दक्षिण की ओर ये सीढ़ी है जिससे स्नानागार में प्रवेश किया जाता था। ये क्या है? ये सीढ़ी है जिससे स्नानागार में प्रवेश किया जाता था। और ये क्या है? ये जल निकास के लिए बनाया गया था। किस तरफ? दक्षिण और पश्चिम के कोने में जल निकास की व्यवस्था थी। किधर? दक्षिण और पश्चिम के कोने में जल निकास की व्यवस्था थी। और स्नानागार के बगल में एक घर बना हुआ करता था, भवन बना हुआ करता था, जिसके अंदर एक क्या है? कुआं है। ये कुआं है, इसी कुएं से इसमें जल भरा जाता था, इसी कुएं से इसमें जल भरा जाता था। और यह स्नानागार कहाँ होता था? ये स्नानागार किले के अंदर और होता था और सार्वजनिक होता था। इसका आकार कैसे होता था? देखने से ही आपको समझ में आ रहा होगा। इसका आकार आयताकार था। इसका आकार कैसा था? आयताकार था। और इसके बारे में जो है कहा जाता है कि ये प्राचीनतम है जलाशय, पूरे विश्व का सबसे प्राचीनतम जलाशय है। संपूर्ण विश्व का यह सबसे प्राचीनतम जलाशय है। तो चलिए लिख लीजिए, संपूर्ण विश्व का सर्वाधिक प्राचीनतम जलाशय, सर्वाधिक प्राचीनतम
जलाशय है। अगला पॉइंट इसमें लिखिए, यह किले के अंदर, यह किले के अंदर स्थित होता था, यह किले के अंदर स्थित होता था। और सार्वजनिक भी था ये, और सार्वजनिक था। इसका आकार आयताकार था, इसका आकार आयताकार था। इसका आकार आयताकार था। आगे लिखिए इसमें लिखिए कि दक्षिण में प्रवेश के लिए 2 दरवाजे, दक्षिण में प्रवेश के लिए 2 दरवाजे तथा उत्तर और पूर्व में, तथा उत्तर और पूर्व में एक एक दरवाजे हुआ करते थे, एक एक दरवाजे हुआ करते थे। एक एक दरवाजे हुआ करते थे। और इसकी जलाशय की जो फर्श थी, ये जो फर्श थी ये पक्की ईंटों की बनी हुआ करती थी। तो अगला पॉइंट लिख लीजिए, जलाशय की फर्श पक्की ईंटों की बनी हुआ करती थी। जलाशय की फर्श पक्की ईंटों की बनी होती थी। और उसके बाद अगला पॉइंट इसमें लिखिए कि इसके ये जो स्नानागार है, इसकी छत कैसे हुआ करती थी। तो स्नानागार की छत लकड़ी की बनी हुआ करती थी। लिखिए अगला पॉइंट, स्नानागार की छत लकड़ी की बनी हुआ करती थी, लकड़ी की बनी होती थी, लकड़ी की बनी होती थी। और इसी क्रम में मार्शल महोदय ने कहा था, मार्शल महोदय ने इसे क्या कहा था, आश्चर्यजनक निर्माण कहा था। मार्शल महोदय ने इसे आश्चर्यजनक निर्माण कहा था। मार्शल जी ने इसे आश्चर्यजनक निर्माण कहा था, आश्चर्यजनक निर्माण कहा था। इसी क्रम में एक डी कौशाम्बी जी ने इसकी तुलना किससे की थी? इसकी तुलना पुष्कर से की थी। किससे? पुष्कर से की थी। यहां पुष्कर में क्या होता है? पुष्कर में राजा और पुरोहित का अभिषेक होता है। राजा और पुरोहित का अभिषेक होता है। राजा और पुरोहित का अभिषेक, राजा और पुरोहित का अभिषेक हुआ करता था या होता था। तो मित्रों, आज की क्लास में हम लोग इतना ही रखते हैं और नेक्स्ट क्लास में हम आपको मोहनजोदड़ो से प्राप्त अवशेषों के बारे में बात करेंगे।
हो सके तो आप लोग जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके आप लोग इसको शेयर करिए, लाइक करिए और कमेंट करिए। यदि आपके मन में कोई भी प्रश्न हो, कोई भी क्वेश्चन हो, आप निसंकोच प्रश्नों को पूछिए और हम आशा से बता रहे हैं, आपको विश्वास दिलाना चाहते हैं कि 100% हम आपको उसका उत्तर देंगे। और हमारी क्लास का संकल्प जो है वो आपको याद रहना चाहिए कि एक भी प्रश्न छूटा, संकल्प हमारा टूटा, तो एग्जाम में प्रश्न हमें छोड़ना नहीं है। हम लोगों को नेपोलियन बोनापार्ट बनना चाहिए, जिस प्रकार नेपोलियन फ्रांस से चला था और बेलेजली ने भारत में व्यवस्था शुरू कर दी थी। बेलेजली सहायक संधि भारत में करने लगा था। क्यों? क्योंकि नेपोलियन के आतंक से वो डर गया था। तो हम लोगों को भी उसी प्रकार से अपनी तैयारी रखना चाहिए, जिससे परीक्षक जो हमारी परीक्षा ले उसको भी एहसास हो जाए कि कोई व्यक्ति पेपर देने आ रहा है। ठीक है मित्रों, तो आशा करता हूँ आप लोगों को आज का वीडियो अच्छा लगा होगा। इसी बात के साथ धन्यवाद।